है। अभी तो भाई संसद में गए हैं भाई, एक ही पहला आदमी है देश का, ऐसा नेता है जो सबसे पहले शुरुआत करता है जय भीम से, और जो स्पीकर उसको बोलता है भाई साहब मेरा आपको जय भीम, ऐसा कहने वाला दिलेर नेता पहली बार देखा हो। भाई जो सरकार अभी जो चल रही है इसमें भी इनका बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार जो है बिहार से, इन्होंने इनको एक नीतीश कुमार और नायडू चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इनको सहारा देके रखा है। अगर इनकी सहारे निकाल दिया तो ये सरकार कहा कि बहुमत में है, इनका कुछ नहीं है। जब तक सरकार बहुमत में आएगी नहीं, जब तक आर्टिकल बदलेगा उसमें का कुछ मतलब सुधार होगा। लेकिन बदलने वाली बात तो ये जो करते हैं इनको खोखली बातें, ये जुमले करते रहते हैं। मतलब इसमें हम लोग गुमराह हो जाए, हम लोग गुमराह होने वाले नहीं, हम लोग भाई के साथ में काम करने वाले। आने वाले समय में जो विधानसभा के जो चुनाव आने वाले, विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्रांति होगी, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में होगी, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, हरियाणा में होगी, पंजाब में होगी, हर जगह होगी। ये बात हम दावे से। संविधान खतरे में है, खतरे में कैसे है? संविधान खतरे में नहीं है, संविधान बदलना किसी की बाप की औकात नहीं है। संविधान खतरे में इसके लिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो बहुजन आंदोलन को चलाते हैं वो बटे हुए हैं, जो जब तक एकजुट नहीं होंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। आरोप लगता आ रहा था कि बीजेपी सरकार वापस आएगी तो संविधान बदल देगी। बीजेपी सरकार 10 बार आए 100 बार आए, बीजेपी सरकार में इतनी ताकत नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा है कि उसको बदलना। नाम स्टेडियम है पीछे, उसमें भाई ने अपनी बात रखी, भाई ने अपने बात में रखा है कि हमारे SC ST और जो पिछड़े वर्गों के जो हक अधिकार है जो हम छीनने नहीं देंगे। बाकायदा हमें उसके लिए रास्ते पे उतरना पड़े और रास्ते से उतरकर संसद तक जाना पड़ेगा। बीजेपी ने कायम स्वरूपी जो वंचित तबके के लोग हैं उनका विरोध किया है, और वो कभी भी उनको मतलब उनके जो हक अधिकार है मिलना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही काम किया है बीजेपी ने। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये जो क्रिमिनल का मुद्दा है जो उठाया है वो बहुत अच्छा मुद्दा है। और इस मुद्दे की वजह से पूरे भारत के जितने भी युवा रोजगार है, जितने शासन कर्मचारी है, उनको सबको न्याय मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पे भीम आर्मी वालों का बहुत ही बड़ी यात्रा चल रही है। जो यात्रा है वो है सिर्फ और सिर्फ जाति जनगणना को लेकर है। इनकी कह रहा है, इनसे पूछेंगे ये जितने तादाद में लोग हैं, बताया जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार लोग हैं, 1 से 1.5 लाख लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो इनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं और इनकी मांगे क्या है, और जो बीजेपी इसका विरोध कर गणना को लेके वो क्यों कर रही है, इनसे सवाल करें। तो सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमाकांत तायडे, मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। और मैं अगर आपसे पूछूं तो आपने जितनी तादाद में आज चंद्रशेखर जी आज़ाद ने इतनी तादाद में ये जाति जनगणना को लेकर बात कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए क्योंकि हमारी हक अधिकारों की लड़ाई है, तो ये हमको हमारे साथ में होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती नजर आ रही है, वो मना करती है इसका। बीजेपी ने कायम स्वरूपी जो वंचित तबके के लोग हैं उनका विरोध किया है, और वो कभी भी उनको मतलब उनके जो हक अधिकार है मिलना नहीं चाहिए, इसके ऊपर ही काम किया है बीजेपी ने। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने ये जो क्रिमिनल का मुद्दा है जो उठाया है वो बहुत अच्छा मुद्दा है। और इस मुद्दे की वजह से पूरे भारत के जितने भी युवा रोजगार है, जितने शासन कर्मचारी है, उनको सबको न्याय मिलेगा। सर, जिस तरीके से इसमें कहा गया है कि सबका हक सम्मान मिलना चाहिए, क्यों अभी नहीं मिल रहा है? पहले देखो, अगर देखा जाए तो जब भी हमने बात की थी हिस्सेदारी की, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, इस हिसाब से बात हुई थी। तो इसमें जो मुद्दा है, सरकार ने बार बार मतलब जो जातिवादी सरकारें आई और गई, उन्होंने बार बार हमको गुमराह किया है और हमारे हक अधिकार उन लोगों ने रोक के रखे। अभी भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो बात रखी है, अभी ये जो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम है पीछे, उसमें भाई ने अपनी बात रखी, भाई ने अपने बात में रखा है कि हमारे SC ST और जो पिछड़े वर्गों के जो हक अधिकार है जो हम छीनने नहीं देंगे। बाकायदा हमें उसके लिए रास्ते पे उतरना पड़े और रास्ते से उतरकर संसद तक जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं बात करूं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आता है, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा क्यों? ये जो नीति है ये पहले से चल रही है, वो चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, जब तक ये बांटेंगे नहीं, जब तक हमको काटेंगे नहीं। तो हम भाई ने ये बोला है कि हमको बंटना नहीं, हमको एकजुट होना है और एकजुट होकर हमारी लड़ाई लड़ना है। भाई ने एक मुद्दा भी लिया कि जो लोग छत्तीसगढ़ में और वो जो वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उनका, तो भाई ने बोला कि हमारा विरोध उसके लिए नहीं है, हम तो खुश हो जाएंगे अगर उनको उनका हक अधिकार मिल जाए। तो हमारी लड़ाई SC ST जो अधिकारों की, जो क्रिमिनल लागू होने वाला है, मतलब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाल दिया है कि ये लागू हो जाएगा, अगर ये लागू होता है तो हमारे जो हक अधिकार है नौकरी के, हमारे बच्चों की पढ़ाइयों के, इसमें जो पदोन्नति के जो आरक्षण, हमारे जो अधिकार है वो छिन जाएंगे, वो लागू नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के विरोध में भाई चंद्रशेखर आजाद ने महारैली का आयोजन किया था, जिसमें भारत से सभी राज्यों के लोग आए थे। अच्छा, एक और सवाल है, लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, खतरे में कैसे है? संविधान खतरे में नहीं है, संविधान बदलना किसी की बाप की औकात नहीं है।
संविधान खतरे में इसके लिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो बहुजन आंदोलन को चलाते हैं वो बटे हुए हैं, जो जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। आरोप लगता आ रहा था कि बीजेपी सरकार वापस आएगी तो संविधान बदल देगी। बीजेपी सरकार 10 बार आए 100 बार आए, बीजेपी सरकार में इतनी ताकत नहीं है क्योंकि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा है कि उसको बदलना नामुमकिन नहीं है। अगर संविधान को बदलना है तो तुमको 22 राज्यों में 18 राज्यों में सरकार लानी पड़ती है बहुमत से, उसके बाद में सरकार बदलती है। वो संविधान का आर्टिकल बदलता है, संविधान नहीं बदलता है। संविधान बदलना किसके बस की बात नहीं है। संविधान इतना मजबूत है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा जाने वाला ये संविधान है। ये बदलना साधारण बात नहीं है। इसको अगर बदलना है तो बहुमतों में सरकार लानी पड़ती है 18 राज्यों में, जबकि हमारे जो 27 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें बहुमतों से इनकी सरकार नहीं है। ये जो सरकार अभी जो चल रही है इसमें भी इनका बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार जो है बिहार से, इन्होंने इनको नीतीश कुमार और नायडू चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इनको सहारा देके रखा है। अगर इनकी सहारे निकाल दिया तो ये सरकार कहा कि बहुमत में है, इनका कुछ नहीं है। जब तक सरकार बहुमत में आएगी नहीं, जब तक आर्टिकल बदलेगा उसमें का कुछ मतलब सुधार होगा। लेकिन बदलने वाली बात तो ये जो करते हैं इनको खोखली बातें, ये जुमले करते रहते हैं। मतलब इसमें हम लोग गुमराह हो जाए, हम लोग गुमराह होने वाले नहीं, हम लोग भाई के साथ में काम करने वाले। भाई चंद्रशेखर आजाद खुद एक एडवोकेट है और अच्छे नेता है जो उभर के आए पूरे देश में, विदेशों में। तो इसमें अभी हमको समझने वाली बात यह है कि हमको एक ही काम करना है कि यहाँ से आंदोलन से घर पे जाने के बाद में हमको हमारा जो भाईचारा वो कायम रखना है। जो बहुजनों में बटे हुए लोग हैं उनको एक साथ लाना है और अपनी एक मुट्ठी बना के ये एक ही ऐसा प्रहार करना है संसद में कि हमारा काम हो जाए। अभी ये कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो शुरुआत है। अभी तो भाई संसद में गए हैं, भाई एक ही पहला आदमी है देश का, ऐसा नेता है जो सबसे पहले शुरुआत करता है जय भीम से, और जो स्पीकर उसको बोलता है भाई साहब मेरा आपको जय भीम। ऐसा कहने वाला दिलेर नेता पहली बार देखा हो भारत में। ये जो जनता है, ये जो पूरे युवा वर्ग के लोग आए वो क्यों आए? ये भाई को चाहने वाले लोग हैं, भाई के विचारों को चाहने वाले हैं। और भाई जो विचार रखते हैं वो सही मायने में विचारधारा के आधार पर रखते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। जाते जाते एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा आपसे। जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनका नाम होता जा रहा है, रुतबा बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में कोई बड़े पद पे बैठ सकते हैं? इसके लिए मैं बात करना चाहूँगा, हमारे जो युवा लोग हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद को 9 साल से हम लोग देख रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद रास्ते की लड़ाई लड़ते संसद में गए, कांशीराम साहब को मानने वाले हैं। और कांशीराम साहब की विचारधारा इतनी मजबूत है देश में कि वो विचारधारा को जो भी फॉलो करेगा वो निश्चित रूप से आगे जाएगा। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद कांशीराम साहब को मानने वाले हैं। और भाई एक बार जो बोल देते हैं कि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं आपको वचन देता हूँ, तो भाई साहब वो काम करते हैं और भाई ने करके दिखाया अभी तक। और निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे, हमारे सपनों का जो मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री था, वो पहले बहन जी थी, लेकिन बहन जी ने कुछ राजनीतिक चाले हो गई उसमें, तो हमारा समाज भी बढ़ गया। बहुजन समाज एक नहीं हो पाया और बहुजन समाज बढ़ने की वजह से हम लोग के ऊपर अन्य अत्याचार ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन भाई साहब ने तो पूरे देश में, पूरे विदेशों में नारा दे दिया कि हमको एक होना है। और निश्चित रूप से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई की ये जो ताकत आपने देखी है, ये तो वोटों में भी बढ़ेगी, वोटों में भी बढ़ेगी। और वोटों में बढ़ने के बाद में आज भाई नगीना से सांसद है। और आने वाले समय में जो विधानसभा के जो चुनाव आने वाले, विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्रांति होगी, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में होगी, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, हरियाणा में होगी, पंजाब में होगी, हर जगह होगी। ये बात हम दावे से कह सकते हैं। हर जगह बजेगा, हर जगह बजेगा, क्योंकि नेता सच्चा है, सच्चाई के ऊपर बात करता है, हक अधिकारों की बात करता है, लड़ाई की बात करता है। क्या लग रहा है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अच्छा, मतलब आप नहीं बोलेंगे, चलिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए क्योंकि इस देश में जो 6743 जाति है, विविध जातियां यहाँ पे भारत में संविधान के माध्यम से एकजुट होकर रहती है। तो जाति गणना अगर होगी नहीं तो आरक्षण देने में दिक्कतें आएंगी। इसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय गणना हो जाएंगी तो आरक्षण देने में दिक्कतें आएगी नहीं। जिसकी संख्या जितनी भारी है, हम ये नहीं बोलेंगे कि ओबीसी की संख्या 52% है तो उनको देना नहीं चाहिए, उनको भी देना चाहिए। 100% आरक्षण है भैया, जिसकी जितनी संख्या उसको आरक्षण दे दो, विषय खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सरकारें वो होने नहीं दे रही। ये बीजेपी की सरकार इतनी निठल्ली सरकार है, इतनी नालायक सरकार है कि ऐसी सरकार दोबारा मैं देखना भी नहीं चाहूँगा भारत में। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरीके से इस यात्रा में इन्होंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये जातिगत जनगणना है जो उसको पास करा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और बीजेपी सरकार से पूरी खबर है। आपकी क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी। अभी तो भाई संसद में गए हैं, भाई एक ही पहला आदमी है देश का, ऐसा नेता है जो सबसे पहले शुरुआत करता है जय भीम से, और जो स्पीकर उसको बोलता है भाई साहब मेरा आपको जय भीम। ऐसा कहने वाला दिलेर नेता पहली बार देखा हो। जो सरकार अभी जो चल रही है इसमें भी इनका बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार जो है बिहार से, इन्होंने इनको नीतीश कुमार और
नायडू, चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने इनको सहारा देके रखा है। अगर इनकी सहारे निकाल दिया तो ये सरकार कहा कि बहुमत में है, इनका कुछ नहीं है। जब तक सरकार बहुमत में आएगी नहीं, जब तक आर्टिकल बदलेगा उसमें का कुछ मतलब सुधार होगा, लेकिन बदलने वाली बात तो ये जो करते हैं इनको खोखली बातें, ये जुमले करते रहते हैं। मतलब इसमें हम लोग गुमराह हो जाए, हम लोग गुमराह होने वाले नहीं, हम लोग भाई के साथ में काम करने वाले। आने वाले समय में जो विधानसभा के जो चुनाव आने वाले, विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्रांति होगी, उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र में होगी, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, हरियाणा में होगी, पंजाब में होगी, हर जगह होगी। ये बात हम दावे से कहते हैं। संविधान खतरे में है, खतरे में कैसे है? संविधान खतरे में नहीं है, संविधान बदलना किसी की बाप की औकात नहीं है।